सोचो, तुम एक शांत कमरे में बैठे हो। बाहर रात का गहरा अंधेरा है और तुम्हारी सांसें धीरे धीरे चल रही हैं। तुम्हारी आंखों के पलक भारी लग रहे हैं, पर तुम्हारी सोच अभी भी जाग रही है। आज हम एक ऐसे सफर पर चलने वाले हैं जहां वक्त, जिसे तुम सबसे ऑब्वियस चीज समझते हो, खुद एक इल्यूजन हो सकता है। हां, तुमने सही सुना। शायद जो तुम अपनी घड़ी के कांटों में देखते हो या दिन और रात के गुजरने में महसूस करते हो, वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जरा अपनी जिंदगी के सबसे प्यारे या सबसे दर्दनाक पल को याद करो। हो सकता है तुम्हारी शादी का दिन, तुम्हारी पहली नौकरी, या फिर कोई ऐसा पल जो तुम्हें रातों को जगाता है। तुम्हें लगता है ये पल अब बस एक याद है, कुछ जो गुजर गया, जो अब तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि वो पल अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल तुम्हारे इस पल के पैरेलल। समय को हमेशा एक नदी की तरह सोचा गया है जो एक दिशा में बह रही है। तुम उसमें खड़े हो और वो तुम्हें अपने साथ आगे ले जा रही है। तुम्हारा बीता हुआ कल अब तुम्हारे पीछे है और तुम्हारा आने वाला कल आगे। ये इमेज तुम्हारे दिमाग में इतनी गहरी है कि तुमने कभी इसे क्वेश्चन ही नहीं किया। पर दोस्तों, कुछ फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट कहते हैं कि यह पूरा मॉडल गलत है। शायद वक्त किसी नदी की तरह नहीं, बल्कि एक आवर ग्लास की तरह है, एक इल्यूजन जो तुम्हारी आंखों को धोखा दे रहा है। आइंस्टाइन ने कहा था, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच का फर्क सिर्फ एक परसिस्टेंट इल्यूजन है। मतलब शायद हम जो अभी महसूस करते हैं वो बस एक पर्सपेक्टिव है, एक तरह का लेंस जिसके बिना हम दुनिया को समझ ही नहीं पाते। जरा सोचो, अगर वक्त असल में लिनियर ही नहीं है तो? अगर कल, आज और कल एक ही समय में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो? तुम्हारी जिंदगी के सब पल, तुम्हारा बचपन, तुम्हारी शादी, तुम्हारी आखिरी सांस, सब एक टाइमलेस टैपेस्ट्री में एक साथ बुनी हुई तस्वीर की तरह हो। तुम बस उस तस्वीर के एक कोने को देख रहे हो अभी। मैं तुम्हें एक एनालॉजी देता हूं। सोचो, तुम एक फिल्म देख रहे हो। स्क्रीन पर एक एक सीन तुम्हारे सामने चल रहा है। तुम हंसी, दुख, सस्पेंस सब महसूस करते हो, पर तुम्हें पता है कि फिल्म के रील्स में शुरुआत, बीच और एंड सब पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं। तुम्हारी नजर सिर्फ उस सीन पर है जो अभी चल रहा है। वक्त भी शायद कुछ ऐसा ही है, एक कॉस्मिक फिल्म रील जिसमें तुम एक पल को अपने सामने देख रहे हो, जबकि बाकी सब कहीं ना कहीं अभी भी मौजूद है। यह सोच तुम्हारी रातों की नींद छीन भी सकती है और तुम्हें शांति भी दे सकती है। क्या पता तुम्हारे गुजर चुके पल, तुम्हारे बचपन की मासूम मुस्कान या तुम्हारी मां के हाथ का स्पर्श अभी भी कहीं एग्जिस्ट कर रहा हो और तुम कभी भी उसे महसूस कर सकते हो। थोड़ा रुककर सोचो, अगर वक्त एक इल्यूजन है तो तुम्हारे डिसीजंस का क्या मतलब? क्या तुम्हारे चॉइसेस वैसे ही प्री डिटरमिन्ड हैं जैसे एक लिखी हुई कहानी, या तुम सच में अपने रास्ते चुनते हो? अगर सब कुछ एक टाइमलेस फ्रेम में है तो तुम्हारी आजादी, तुम्हारी फ्री विल का क्या होगा? पर इस पैराडॉक्स का एक शांत पहलू भी है। अगर वक्त इल्यूजन है तो हो सकता है कि जो चीज तुम्हें खोया हुआ लगती है वो असल में कहीं गई ही नहीं। तुम्हारे प्यारे लोग जो अब तुम्हारे साथ नहीं हैं, शायद किसी और डिमेंशन में अभी भी हंसी मुस्कुरा रहे हैं। तुम्हारा वो पहला प्यार, वो पहला सपना, सब अभी भी कहीं चल रहा हो, तुम बस उसे देख नहीं पा रहे। साइंस भी इस बात की तरफ इशारा करता है। क्वांटम फिजिक्स में कुछ थ्योरीज कहती हैं कि पार्टिकल्स एक ही वक्त पर मल्टीपल स्टेट्स में हो सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक साथ दो जगह हो सकता है, तो क्या पता वक्त भी एक साथ दो या शायद इन्फिनिट जगहों पर हो। इस सफर के इस पहले पड़ाव में तुम्हें बस एक चीज याद रखनी है, वक्त को वैसे मत देखो जैसे तुमने अब तक देखा है। उसे एक इल्यूजन समझो, एक पर्सपेक्टिव जो तुम्हारी सोच को फ्रेम करता है। और फिर खुद से ये पूछो, अगर कल और कल दोनों अभी भी कहीं हैं तो तुम कौन हो और तुम अभी कहां हो? एक गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और अपने दिमाग को यह तस्वीर बनाने दो। तुम एक आवर ग्लास के सामने बैठे हो, उसके एक हिस्से में रेत नीचे गिर रही है, पर ध्यान से देखो, वो नीचे गिरकर खत्म नहीं होती। वो रेत वापस ऊपर जा रही है और फिर से नीचे आ रही है। एक इन्फिनिट साइकिल। समय बस बहने का नाटक कर रहा है। थोड़ा रुककर महसूस करो, अगर वक्त एक साइकिल है तो तुम्हारा हर पल कभी भी खत्म नहीं होता। वो बस अपना रूप बदलता है और तुम उसके एक नए पर्सपेक्टिव से गुजर जाते हो। और अब जब तुम्हारी सोच इस इल्यूजरी आवर ग्लास में खो जाए, मैं तुम्हें अगले पैराडॉक्स की तरफ ले चलूंगा, जहां सिर्फ एक साइकिल नहीं
बल्कि एक पूरा यूनिवर्स एक ही फ्रेम में जम जाता है। एक ऐसा मॉडल जहां तुम्हारा कल, तुम्हारा आज और तुम्हारा कल सब एक साथ जीवित हैं। चलो अब हम एंटर करते हैं ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी के राज में। सोचो, तुम एक बड़े कैनवास के सामने खड़े हो। यह कैनवास इतना विशाल है कि तुम्हारी नजर उसके कोने तक नहीं पहुंच पाती। तुम्हारे सामने रंग बिरंगी तस्वीरें हैं, कुछ तुम्हारे बिताए हुए पलों की, कुछ तुम्हारे अभी के लम्हों की और कुछ उन ख्वाबों की जो तुम्हें लगता है अभी तक आई ही नहीं। तुम्हारी सोच कहती है कि ये तस्वीरें एक के बाद एक बन रही हैं, जैसे वक्त आगे बढ़ रहा हो। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि ये सब तस्वीरें पहले से ही इस कैनवास पर मौजूद हैं, एकदम एक ही समय पर। यह है ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो तुम्हारे वक्त के बारे में सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। इस थ्योरी के मुताबिक वक्त कोई बहने वाली नदी नहीं है, बल्कि यह एक पूरा ब्लॉक है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर जिसमें तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा प्रेजेंट और तुम्हारा फ्यूचर सब एक ही वक्त पर मौजूद है। तुम जो अभी महसूस कर रहे हो वो सिर्फ उस ब्लॉक का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसे तुम्हारी कॉन्शियसनेस देख पा रही है। आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी की थ्योरी के जरिए यह हिंट दिया था कि वक्त एकदम एब्सोल्यूट नहीं है। तुम्हारी घड़ी जो सेकंड्स गिनती है वो किसी और के लिए कुछ और हो सकती है। अगर तुम लाइट के करीब स्पीड से चलोगे तो तुम्हारे लिए वक्त धीरे हो जाएगा, जबकि किसी स्टैटिक खड़े हुए के लिए नॉर्मल रहेगा। मतलब वक्त फ्लेक्सिबल है, और अगर वो फ्लेक्सिबल है तो यह भी मुमकिन है कि वो एक सॉलिड अनचेंजिंग ब्लॉक के रूप में हो। जरा अपनी जिंदगी के पल सोचो। तुम्हारा पहला स्कूल का दिन, वो पल जब तुम्हारे पापा या मां ने तुम्हें पहली बार उंगली पकड़कर चलाया। तुम्हारी पहली घूमती हुई राइड जो तुम्हें हंसी और डर दोनों का अनुभव दिलाती थी। और फिर आगे चलकर तुम्हारी जिंदगी के वो बड़े डिसीजंस, एक नौकरी लेना, एक रिश्ता चुनना, एक सपना चेस करना। तुम्हें लगता है ये सब पीछे छूट गए, पर ब्लॉक यूनिवर्स के हिसाब से ये सब पल अभी भी वही हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने महसूस किया था। सोचो, एक ट्रेन के कोचेस की तरह तुम्हारी जिंदगी के सब पल एक लाइन में लगे हैं। तुम अभी एक पर्टिकुलर कोच में बैठे हो और तुम्हें लग रहा है कि ट्रेन चल रही है, पर असल में पूरी ट्रेन एक जगह खड़ी है। तुम्हारा पास्ट भी उस ट्रेन के एक कोच में है, तुम्हारा प्रेजेंट भी और तुम्हारा फ्यूचर भी। तुम्हारी नजर सिर्फ एक खिड़की से बाहर देख रही है और तुम्हें लगता है कि तुम मूव कर रहे हो, लेकिन ट्रेन कहीं नहीं जा रही। अब तुम पूछ सकते हो, अगर मेरा फ्यूचर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो क्या मैं अपनी चॉइसेस खुद कर रहा हूं? यह ब्लॉक यूनिवर्स का सबसे ज्यादा चिलिंग पहलू है। अगर सब कुछ ऑलरेडी फिक्स्ड है तो तुम्हारी फ्री विल का क्या? हो सकता है कि तुम बस एक फिल्म के कैरेक्टर हो जो एक लिखे गए स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहा है। तुम्हें लग रहा है कि तुम डिसाइड कर रहे हो, पर असल में तुम सिर्फ वही कर रहे हो जो ब्लॉक में ऑलरेडी लिखा हुआ है। पर एक और पहलू भी है। अगर तुम्हारा फ्यूचर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब यह भी है कि तुम्हारा सक्सेस, तुम्हारी खंजशी, तुम्हारी पूरी कहानी पहले से ही वही है। तुम बस उसे अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो। तुम्हारे डर, तुम्हारी अनसर्टेनिटी सब शायद अननेसेसरी हैं, क्योंकि कहानी लिखी जा चुकी है। तुम्हें सिर्फ उसे जीना है। यह सोच तुम्हें शांत भी कर सकती है। सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी एक ब्लॉक है तो तुम्हारे हर पल सेफ हैं। तुम्हारी मां का प्यार, तुम्हारे दोस्त के साथ की हंसी, तुम्हारा पहला प्यार, सब अभी भी वही हैं, अपनी जगह सुरक्षित। तुम चाहे कितना भी आगे बढ़ो, वो पल कहीं जा नहीं रहे। तुम सिर्फ उनसे दूर हो रहे हो, उन्हें खोते नहीं। और अगर हम और गहरा जाए तो ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी कहती है कि तुम्हारा फ्यूचर भी उतना ही रियल है जितना तुम्हारा पास्ट। मतलब जो सपना तुम चेस कर रहे हो वो शायद ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तुम बस उसके पास पहुंच रहे हो, जैसे एक रास्ते पर चलने वाला मुसाफिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। क्वांटम फिजिक्स भी इस बात को थोड़ा सपोर्ट करती है। कुछ इंटरप्रिटेशंस के मुताबिक रियलिटी एक ही वक्त पर मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है। तुम्हारा डिसीजन लेना शायद एक इल्यूजन है, क्योंकि तुम्हारा डिसीजन ऑलरेडी ब्लॉक में लिखा हुआ है। तुम सिर्फ उस पल तक पहुंच रहे हो जहां वो डिसीजन तुम्हारे लिए रियलिटी बन जाता है। थोड़ा रुककर सोचो, अगर ब्लॉक यूनिवर्स सच है तो तुम्हारे खोए हुए पल अभी भी तुम्हारे साथ हैं। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी के वो लोग जो अब नहीं रहे अभी भी कहीं ना कहीं तुम्हारे ब्लॉक के किसी हिस्से में जी रहे हों। तुम्हारी बचपन की मुस्कान, तुम्हारे पिता का कंधे पर बिठाकर चलना, तुम्हारी मां का तुम्हें डांटना, सब अभी भी वही हैं। एक गहरी सांस लो और यह तस्वीर अपने दिमाग में बनाओ। तुम एक ट्रांसपेरेंट ब्लॉक के अंदर हो, जैसे एक क्रिस्टल जिसमें तुम्हारी पूरी जिंदगी कार्व्ड है। तुम बस एक जगह पर चमक रहे हो अभी, पर बाकी सब जगह भी तुम्हारा ही रूप है।
तुम्हारा ही पल है। तुम्हारी कहानी के शुरू से अंत तक के सब लम्हे एक टाइमलेस फ्रेम में जम गए हैं। इस सोच का एक पैराडॉक्सिकल कंफर्ट है। अगर तुम्हारा फ्यूचर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हो सकता है कि तुम्हारी चिंता, तुम्हारा डर बस एक इल्यूजन है, क्योंकि जो होना है वो तो होगा ही, और तुम बस अपने पल को जीकर उस तक पहुंच रहे हो। पर हां, ये सोच तुम्हें डिस्टर्ब भी कर सकती है। अगर सब प्री डिटर्मिन्ड है तो क्या तुम्हारा स्ट्रगल, तुम्हारी कोशिश, तुम्हारी दुआएं सब बेकार हैं? शायद नहीं। शायद तुम्हारा स्ट्रगल भी उस ब्लॉक का हिस्सा है, तुम्हारी दुआएं भी, तुम्हारी कोशिश भी, और ये सब तुम्हारी कहानी को वही रूप देते हैं जो तुम्हें एक्सपीरियंस होता है। अब ठीक, जब तुम्हारा मन इस पैराडॉक्स के साथ शांत हो जाए, मैं तुम्हें एक और भी अजीब और माइंड बेंडिंग पजल की तरफ ले चलूंगा। ऐसा पैराडॉक्स जहां तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारा पास्ट बन सकता है, जहां तुम्हारी कहानी एक गोल दायरे की तरह खुद को खाती है और फिर से शुरू हो जाती है। चलो, अब हम एंटर करते हैं कॉजल लूप के राज में। सोचो, तुम एक खिड़की से बाहर देख रहे हो। रात का अंधेरा है, हवा बहुत शांत है, और तुम्हारी सोच वक्त के राजों की तरफ खींच रही है। अभी अभी हमने ब्लॉक यूनिवर्स के बारे में बात की, जहां वक्त एक साथ एग्जिस्ट करता है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक ब्लॉक के हिस्सा हैं। लेकिन अब मैं तुम्हें एक और भी अजीब और अनसेटलिंग पजल की तरफ ले जाने वाला हूं। एक ऐसा पैराडॉक्स जहां तुम्हारी सोच के नीचे से जमीन खिसक जाती है। इसे कहते हैं कॉजल लूप पैराडॉक्स। जरा अपनी आंखें बंद करो और एक सिनारियो इमेजिन करो। तुम एक टाइम मशीन में बैठते हो, तुम्हें एक आइडिया आता है, एक साइंटिफिक फॉर्मूला जो दुनिया बदल देगा। तुम डिसाइड करते हो कि तुम 50 साल पीछे जाकर यह फॉर्मूला एक साइंटिस्ट को दोगे ताकि वो इसे दुनिया के लिए इस्तेमाल कर सके। तुम टाइम ट्रैवल करते हो, उस साइंटिस्ट को वो फॉर्मूला देते हो और फिर अपनी दुनिया में वापस आ जाते हो। सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अब तुम रियलाइज करते हो कि वही साइंटिस्ट जिसने वो फॉर्मूला लिखा था, असल में वो फॉर्मूला तुमसे ही मिला था। मतलब उसने कभी अपने दिमाग से वो फॉर्मूला बनाया ही नहीं, तुमने उसे दिया, और तुम्हें वो किसने दिया? वही साइंटिस्ट। ये लूप कब शुरू हुआ? किसने असली में वो आइडिया पहली बार बनाया? यह है कॉजल लूप, एक ऐसा चक्कर जहां कॉज और इफेक्ट एक दूसरे को खुद से ही जन्म देते हैं। जैसे एक दायरा जिसमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं। तुम सोचते हो कि हर चीज की कोई वजह होती है, एक शुरुआत होती है, लेकिन यहां तुम्हें समझ नहीं आता शुरुआत कहां थी। अक्सर लोग इस पैराडॉक्स को समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल देते हैं। सोचो, एक आदमी फ्यूचर से आता है और शेक्सपियर को हैमलेट का स्क्रिप्ट देता है। शेक्सपियर उसे लिखता है और वो प्ले दुनिया भर में मशहूर हो जाता है। हजारों सालों बाद कोई टाइम ट्रैवलर वापस शेक्सपियर के पास जाता है और उसे वही स्क्रिप्ट दे देता है। मतलब वो मास्टरपीस कभी लिखा ही नहीं गया। उसका सोर्स क्या था? क्या वो प्ले खुद से ही एग्जिस्ट करने लगा? कॉजल लूप तुम्हारे कॉज एंड इफेक्ट की समझ को तोड़ देता है। हम सब सोचते हैं कि पहले कॉज आता है, फिर इफेक्ट। तुम पेड़ से गिरते पत्ते को देखते हो तो तुम्हें पता है कि हवा ने उसे हिलाया। तुम चूल्हे पर पानी गर्म करते हो तो तुम्हें पता है कि आग उसका कॉज है। लेकिन कॉजल लूप कहता है, क्या पता इफेक्ट ही अपना कॉज हो? इस पैराडॉक्स को समझना मुश्किल है, पर उसकी डेप्थ तुम्हें शांत कर भी सकती है। सोचो, अगर कोई पल अपने ही एग्जिस्टेंस का कारण हो तो हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी के कुछ पल भी वैसे ही हों। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी एक चॉइस तुम्हारा फ्यूचर बनाती है, पर क्या पता तुम्हारा फ्यूचर ही तुम्हारी चॉइस बनाने की वजह हो। फिजिक्स की कुछ थ्योरीज में कॉजल लूप्स के पॉसिबल होने की बात आई है, खासकर जब हम टाइम ट्रैवल और वर्महोल्स की बात करते हैं। जनरल रिलेटिविटी के इक्वेशंस में कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स बनाते हैं। मतलब तुम स्पेस टाइम में ऐसा रास्ता ले सकते हो जहां तुम वापस अपने ही पास्ट में आ जाओ। अगर ऐसा हो तो कॉजल लूप्स अनअवॉइडेबल हो जाते हैं। पर अब तुम्हारा दिमाग एक और सवाल उठाता है, अगर सब कुछ लूप में है तो फ्री विल का क्या होगा? अगर तुम्हारा एक्शन ऑलरेडी तुम्हारे ही फ्यूचर ने डिसाइड किया है, तो क्या तुम असली में कुछ डिसाइड कर रहे हो, या तुम बस एक सर्कल फॉलो कर रहे हो जो हमेशा से एग्जिस्ट करता था? एक और एनालॉजी लो। सोचो, तुम एक किताब पढ़ रहे हो, तुम पेज नंबर 150 पर हो और तुम्हें लगता है कि अभी तुम्हारी मर्जी है कि तुम अगला पेज पलटो या किताब बंद कर दो। लेकिन असल में वो किताब के सब पेजेस ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं, तुम बस उन्हें एक के बाद एक देख रहे हो। कॉजल लूप भी ऐसा ही है। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ डिसाइड कर रहे हो, पर तुम बस एक पहले से लिखे हुए दायरे के अंदर घूम रहे हो। और ये पैराडॉक्स सिर्फ लॉजिकल ही नहीं, इमोशनल भी है।
सोचो, अगर तुम्हारा फ्यूचर तुम्हें गाइड करता है तो हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी के कुछ अजीब कोइंसिडेंसेस असल में कोइंसिडेंसेस ना हो। शायद वो सब एक लूप का हिस्सा हो जो तुम समझ ही नहीं पा रहे। तुम्हें लगा कि तुमने किसी से रैंडमली मुलाकात की, पर क्या पता तुम्हारा फ्यूचर ऑलरेडी तुम्हें उस रास्ते तक ले जाने वाला था। थोड़ा रुककर सोचो, तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े डिसीजंस, एक रिश्ता शुरू करना, एक शहर बदलना, एक नौकरी चूज करना, तुम्हें लगता है कि तुमने वो डिसाइड किया, पर क्या पता तुम्हारा फ्यूचर तुम्हें उस मोमेंट तक खींच लाया हो। शायद तुम्हारा कल तुम्हारी आज का सबसे बड़ा कॉज है। और इस पैराडॉक्स का एक और पहलू है जो तुम्हें शांति भी दे सकता है। अगर कॉजल लूप्स एग्जिस्ट करते हैं तो तुम्हारे कुछ पल इमॉर्टल हैं, वो कभी खत्म ही नहीं होते। तुम्हारी मां के साथ की एक याद, तुम्हारे बचपन की हंसी, तुम्हारा पहला सफर, सब एक लूप में चलती रहती है, दोबारा और दोबारा। हो सकता है तुम्हारे लिए वो पल चला गया हो, पर उस लूप के अंदर वो अभी भी चल रहा है। एक गहरी सांस लो। अपने आप को इमेजिन करो एक दायरे में, एक सर्कल जो तुम्हें वापस वही ले आता है जहां से तुम चले थे। तुम्हें लगता है कि तुम चल रहे हो, पर तुम बस वापस वही आ जाते हो। यह सोच तुम्हें कंफ्यूज भी करेगी और शांत भी, क्योंकि अगर सब लूप है तो तुम कभी सच में खोते नहीं हो। तुम्हारा हर पल वापस आता है, तुम्हारी हर याद दोबारा जीती जाती है। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के कुछ सॉल्यूशंस और क्वांटम थ्योरीज के कुछ हिंट्स कहते हैं कि कोई कॉजल लूप सिर्फ इमेजिनेशन नहीं बल्कि एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो शायद तुम्हारी जिंदगी लिनियर नहीं, सर्कुलर है। तुम्हारे कॉज और तुम्हारे इफेक्ट एक ही जहान में बंधे हुए हैं और तुम उसमें बस एक ट्रैवलर हो। अब को जब तुम्हारी सोच इस लूप के अंदर सेटल हो जाए, मैं तुम्हें एक और भी मशहूर और डिस्टर्बिंग पैराडॉक्स की तरफ ले जाता हूं। एक ऐसा पैराडॉक्स जो तुमने शायद पहले सुना होगा पर कभी इस डेप्थ में नहीं सोचा होगा। सोचो, तुम अपने पास्ट में जाते हो और वहां तुम्हें एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जो तुम्हारी ही एग्जिस्टेंस को खत्म कर दे। चलो, अब हम एंटर करते हैं द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के राज में। सोचो, तुम्हारे सामने एक टाइम मशीन खड़ी है, चुपचाप, थोड़ी सी धुंध से घिरी हुई, जैसे किसी पुराने प्रयोगशाला के कोने में रखी हो। तुम्हारी उंगलियां उसके ठंडे स्टील को छूते ही हल्का सा कांप जाती हैं। तुम्हें लगता है जैसे यह मशीन सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि एक राज है, एक दरवाजा जो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब दे सकता है। तुम डिसाइड करते हो, चलकर देखते हैं। मशीन का दरवाजा बंद होता है और तुम्हें एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। सेकंड्स की गिनती शुरू होती है और फिर एक चमक के साथ तुम अपने ही पास्ट में खड़े हो जाते हो। अब एक अजीब थॉट तुम्हारे दिमाग में आता है, क्या होगा अगर मैं अपने दादाजी को उनकी शादी से पहले रोक दूं? यह सोच तुम्हें हिला देती है, क्योंकि अगर तुम्हारे दादाजी ने शादी नहीं की तो तुम्हारे पिता जन्म नहीं लेते और फिर तुम भी नहीं। लेकिन अगर तुम ही नहीं होते तो तुमने दादाजी को रोकने के लिए टाइम ट्रैवल कैसे किया? यही है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, एक ऐसा पजल जो वक्त और लॉजिक दोनों को तोड़ देता है। थोड़ा रुककर इस पैराडॉक्स को महसूस करो। तुम एक ही वक्त पर अपने एग्जिस्टेंस का सबब भी हो और उसका इनकार भी। अगर तुम्हारे एक्शन से तुम्हारा जन्म ही कैंसिल हो जाता है तो तुम वहां थे ही कैसे? और अगर तुम नहीं थे तो दादाजी शादी कर लेते और तुम पैदा होते और तुम वापस जाकर उन्हें रोक देते। यह साइकिल कभी खत्म नहीं होता। कुछ लोग इस पैराडॉक्स को एक सिंपल कहानी के रूप में समझाते हैं। सोचो, एक आदमी फ्यूचर से आता है और अपने दादा को मार देता है, लेकिन फिर वो खुद एग्जिस्ट नहीं कर पाता। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो दादा भी सेफ रहते और वो आदमी जन्म लेता। फिर वो दोबारा दादा को मारने आता और फिर से वही कॉन्ट्रडिक्शन। ये एक ऐसा लूप है जहां लॉजिक अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है। और ये पैराडॉक्स सिर्फ एक हाइपोथेटिकल स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअली एक डीप चैलेंज है उन थ्योरीज के लिए जो कहती हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। अगर पास्ट में जाना मुमकिन हो तो क्या हम अपने एग्जिस्टेंस को खुद ही खत्म कर सकते हैं? और अगर हां, तो यूनिवर्स इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे हैंडल करेगा? आइंस्टाइन की रिलेटिविटी ने यह तो दिखाया कि वक्त फ्लेक्सिबल है। वर्म होल्स और क्लोज टाइम लाइक कर्व्स जैसे कॉन्सेप्ट्स थियोरेटिकली अलाउ करते हैं कि तुम अपने ही पास तक पहुंच जाओ। लेकिन द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स एक बैरियर बन जाता है, क्योंकि अगर तुम अपने पास्ट को चेंज करते हो तो तुम्हारा प्रेजेंट कोलैप्स हो जाता है। अब सवाल उठता है, क्या यूनिवर्स तुम्हें ऐसा करने देगा? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं, यूनिवर्स अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। अगर तुम पास्ट में कुछ बदलने की कोशिश करोगे तो सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाएंगे कि तुम्हारा एक्शन फेल हो जाए।
इसे नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहते हैं। मतलब अगर तुम अपने दादाजी को रोकने जाओगे तो कुछ ना कुछ हमेशा हो जाएगा जो तुम्हें रोके। शायद तुम गिर जाओ, शायद तुम्हें कोई दिक्कत आ जाए, या शायद तुम्हारी बंदूक खुद ही जाम हो जाए। तुम चाहे जितनी कोशिश करो, तुम्हारे एक्शंस पास्ट को चेंज नहीं कर पाएंगे। पर फिर भी एक और स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि अगर तुम पास्ट को चेंज करते हो तो एक नया टाइमलाइन क्रिएट हो जाता है। मतलब तुम्हारे दादाजी शायद उस नए टाइमलाइन में शादी नहीं करते और तुम्हारा जन्म नहीं होता, लेकिन तुम तो ओरिजिनल टाइमलाइन के प्रोडक्ट हो। तुम एग्जिस्ट करते हो क्योंकि तुमने अपने ही यूनिवर्स से ब्रेक कर लिया है और एक नए यूनिवर्स में एंट्री कर ली। इसे मल्टीवर्स इंटरप्रिटेशन के नाम से जाना जाता है। मतलब तुम्हारी एक वर्जन एग्जिस्ट करती है जो दादाजी को नहीं रोकता, और एक वर्जन एग्जिस्ट करती है जो रोकता है। सोचो जरा, कितनी अजीब बात है। तुम्हारे एक डिसीजन से पूरी यूनिवर्स की कहानी स्प्लिट हो जाती है। एक दुनिया में तुम हो, एक दुनिया में तुम नहीं, और तुम्हारी आइडेंटिटी दोनों जगह फैल जाती है। ये सोच तुम्हें रातों की नींद भी उड़ा सकती है और शांति भी दे सकती है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे कुछ पल हमेशा सेफ रहते हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्स में हो। अब थोड़ा पर्सनल एंगल से सोचो। तुम्हारी जिंदगी में ऐसे पल तो जरूर रहे होंगे जब तुमने सोचा होगा, काश मैं उस दिन ये डिसीजन नहीं लेता, या काश मैं उस वक्त कुछ और कहता। अगर तुम पास्ट में जाकर वो चेंज कर सकते तो क्या तुम करते? और अगर करते तो क्या तुम अभी यहां बैठे होते, मेरी बात सुन रहे होते? द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स तुम्हें यही समझाता है। तुम अपने पास्ट को जितना भी चेंज करने का सोचो, तुम्हारा प्रेजेंट उससे जुड़ा हुआ है। हो सकता है तुम्हारा पास्ट और प्रेजेंट इतने टाइटली कनेक्टेड हैं कि उन्हें तोड़ना इम्पॉसिबल है, और अगर तुम्हें चांस मिल भी जाए तो हो सकता है तुम बस एक और कहानी लिख दो, लेकिन अपनी असली कहानी कभी मिटा ना पाओ। थोड़ा रुककर महसूस करो। तुम्हारी यादें, तुम्हारे फैसले, तुम्हारे रिग्रेट्स सब एक इंटरकनेक्टेड वेब का हिस्सा हैं। अगर तुम एक थ्रेड खींचोगे, पूरी तस्वीर हिल जाएगी, लेकिन शायद वो तस्वीर फिर भी इंटैक्ट रहेगी, बस थोड़ा अलग रूप में। ये पैराडॉक्स तुम्हें एक और शांत सोच भी देता है। अगर तुम अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते तो शायद तुम्हारा फोकस हमेशा अपने प्रेजेंट पर ही होना चाहिए। हो सकता है कि यूनिवर्स तुम्हें यह कह रहा है, जो हो चुका वो हमेशा रहेगा। अब तुम्हारे पास बस ये पल है, इसे जियो। एक गहरी सांस लो, अपने आप को इमेजिन करो उस टाइम मशीन के अंदर। तुम्हें ऑप्शन दिया जाता है अपने पास्ट को चेंज करने का। तुम डरे हो पर एक्साइटेड भी। तुम्हें लगता है तुम कुछ ऐसा करोगे जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को रीराइट कर देगा, लेकिन जैसे ही तुम वो एक्शन करने जाते हो, तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा एक्शन और तुम्हारा एग्जिस्टेंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तुम एक लूप में बंधे हुए हो। तुम्हारे चॉइसेस और तुम्हारा प्रेजेंट एक ही टैपेस्ट्री के धागे हैं। और जब तुम्हारी सोच इस पैराडॉक्स में शांत हो जाए, मैं तुम्हें एक और भी गहरी सोच की तरफ ले चलूंगा। एक ऐसा पजल जो वक्त को सिर्फ एक बहने वाली नदी नहीं, बल्कि एक शांत और ठहरा हुआ झील के रूप में दिखाता है। चलो अब हम एंटर करते हैं द रिवर और द लेक के राज में। सोचो, तुम एक शांत पहाड़ी वैली में खड़े हो। आसपास सिर्फ खामोशी है, सिर्फ एक हल्की सी ब्रीज जो तुम्हारी स्किन को टच करती है। दूर एक नदी बह रही है, उसका पानी चल रहा है, बहता जा रहा है, जैसे वक्त हमेशा आगे की तरफ भाग रहा हो। तुम उसे देखकर सोचते हो, हां, समय भी ऐसा ही है। एक बार जो पल चला गया वो वापस नहीं आता। हर सेकंड अपना एक नया चेहरा लेकर आता है। लेकिन फिर तुम्हारी नजर उस वैली के दूसरे कोने पर जाती है, एक शांत गहरी झील। उसका पानी बिल्कुल स्टैटिक है, एकदम काल्म, जैसे वक्त यहां रुक गया हो। कोई बहता हुआ धारा नहीं, कोई जल्दी नहीं, सिर्फ एक स्टिलनेस। तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठता है, क्या वक्त वाकई एक नदी की तरह है जो सिर्फ आगे बढ़ता है, या फिर एक झील की तरह है, एक ही जगह, एक ही फ्रेम में, हमेशा से मौजूद? इसी पैराडॉक्स को हम कहते हैं द रिवर और द लेक। जरा अपनी आंखें बंद करो और अपनी पूरी जिंदगी इमेजिन करो। तुम्हें अब तक समझाया गया है कि वक्त एक रिवर है। तुम बचपन से चलकर जवानी और फिर बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने पल छोड़ने ही पड़ेंगे क्योंकि रिवर कभी वापस नहीं आती। पर अगर वक्त असल में एक लेक हो तो तुम्हारी जिंदगी के सब पल अभी भी वहीं हैं, बस तुम्हारी कॉन्शियसनेस उसके एक कोने को टच कर रही है। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी ने पहले ही हमें एक हिंट दे दिया था कि पास्ट और फ्यूचर एकदम फिक्स्ड हो सकते हैं। अगर लाइट के करीब स्पीड से चलना वक्त को धीमा कर सकता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वक्त कोई एब्सोल्यूट फ्लोइंग स्ट्रीम नहीं,
बल्कि एक फ्लेक्सिबल और लेयर्ड चीज है। हो सकता है हम बस एक इल्यूजन के अंदर जी रहे हों, जहां वक्त को हम फ्लोइंग रिवर समझते हैं, पर असल में वो एक स्टिल लेक है जिसमें सब कुछ एक साथ मौजूद है। सोचो, एक फोटोग्राफ की तरह तुम्हारी पूरी जिंदगी एक तस्वीर है। तुम उस तस्वीर के एक छोटे से हिस्सा को अभी देख पा रहे हो, बाकी तस्वीर अभी भी वही है, इंटैक्ट। तुम सोचते हो कि तुम आगे बढ़ रहे हो, पर असल में तुम्हारी कॉन्शियसनेस एक स्टिल झील के सरफेस पर हल्का सा रिफ्लेक्शन है। हर पल जो तुम्हें छोड़कर चला गया लगता है, वो अभी भी तुम्हारे लेक के अंदर छुपा हुआ है। इस आइडिया का एक इमोशनल कंफर्ट है। अगर वक्त एक झील है, तो तुम्हारा बीता हुआ कल अभी भी वही है। तुम्हारी मां के हाथ का स्पर्श, तुम्हारे दोस्त के साथ की हंसी, तुम्हारी पहली सफर की एक्साइटमेंट, सब अभी भी झील के पानी के अंदर प्रिजर्व है। तुम बस उस रिफ्लेक्शन को अभी नहीं देख पा रहे। पर इसके साथ एक अनसेटलिंग सोच भी आती है। अगर वक्त एक लेक है, तो इसका मतलब तुम्हारा आगे का कल भी पहले से ही वही है। तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी स्ट्रगल्स, तुम्हारा सक्सेस और तुम्हारा फेलियर सब झील के पानी के अंदर लॉक्ड हैं। तुम बस उसके एक एक पल को एक्सपीरियंस कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम चल रहे हो, पर असल में तुम स्टैटिक हो, जैसे एक मछली जो एक बड़ी झील में घूम रही है, लेकिन झील तो वही रहती है। एक गहरी सांस लो। अपने आप को इमेजिन करो कि तुम एक लेक के एज पर खड़े हो, उसके पानी में झांक रहे हो। तुम्हें अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, पर ध्यान से देखो, वो रिफ्लेक्शन तुम्हारे एक पल का नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी कहानी का है। तुम्हारा बचपन, तुम्हारा प्रेजेंट, तुम्हारा फ्यूचर, सब उस पानी में एक साथ चमक रहे हैं। साइंस भी कभी कभी इस लेक मॉडल की तरफ इशारा करता है। क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ इंटरप्रिटेशंस कहती हैं कि टाइम एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है, मतलब टाइम खुद कोई बेसिक रियलिटी नहीं है। वो बस तब अपीयर होता है जब कॉन्शियसनेस उसे मेजर करती है। अगर कॉन्शियसनेस न हो, तो शायद वक्त बिल्कुल भी फ्लो नहीं करता। वो बस एक स्टिल लेक की तरह एग्जिस्ट करता है। और अब एक और सोच को महसूस करो। अगर वक्त एक झील है, तो तुम्हारे खोए हुए पल कभी खोते ही नहीं। तुम्हारा पहला प्यार, तुम्हारा पहला हार्ट ब्रेक, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत, सब उस झील में हमेशा के लिए प्रिजर्व्ड हैं। तुम बस उस तक अभी नहीं जा सकते। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि तुम्हारा कोई भी पल सच में चला गया नहीं। पर फिर सवाल उठता है, अगर सब कुछ ऑलरेडी एक लेक में है, तो हम क्यों स्ट्रगल करते हैं? हम क्यों सपने चेस करते हैं? हो सकता है जवाब यह हो कि हम स्ट्रगल इसलिए करते हैं क्योंकि स्ट्रगल भी उस झील का हिस्सा है। हम सपने इसलिए चेस करते हैं क्योंकि वो सपने भी उस तस्वीर में लिखे हुए हैं। एक और एनालॉजी लो। तुम्हारी जिंदगी एक शानदार पेंटिंग है जिसमें सब रंग एक साथ मौजूद हैं। तुम्हारी नजर अभी सिर्फ एक कॉर्नर पर है और तुम्हें लगता है पेंटिंग अभी बन रही है, लेकिन असल में पेंटिंग तो पहले से ही कंप्लीट है। तुम बस धीरे धीरे उसके रंगों को एक्सप्लोर कर रहे हो। यह सोच तुम्हें शांति भी देती है और एक अजीब सी खुद से पार हो जाने वाली फीलिंग भी, क्योंकि अगर तुम्हारी जिंदगी एक लेक है, तो तुम कभी खोते नहीं हो। तुम्हारा हर पल, चाहे वो कितना भी दूर लगता हो, अभी भी वही है। एक गहरी सांस लो। अपने दिमाग में वो लेक इमेजिन करो, उसका पानी बिल्कुल शांत, एकदम स्टिल। तुम उसके सरफेस पर खड़े हो और धीरे धीरे तुम उसके अंदर के रिफ्लेक्शंस को महसूस करते हो। तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है, जैसे तुम्हें रियलाइज हुआ हो कि कुछ भी सच में तुमसे दूर नहीं जाता, सब हमेशा वहीं रहता है। और अब जब तुम्हारी सोच इस स्टिल झील के अंदर शांत हो जाए, मैं तुम्हें एक और पैराडॉक्स की तरफ ले जाता हूं। एक ऐसा पैराडॉक्स जो सिर्फ वक्त को नहीं, बल्कि तुम्हारी आइडेंटिटी को भी चैलेंज करता है। सोचो, अगर तुम कल के तुमसे अलग हो, तो तुम वाकई कौन हो? चलो अब हम एंटर करते हैं द शिप ऑफ थीसियस पैराडॉक्स के राज में। सोचो, तुम एक पुरानी बंदरगाह पर खड़े हो। रात का वक्त है, चांदनी हल्का सा समुंदर के पानी पर चमक रही है। समुंदर शांत है, लेकिन उसकी लहरें अपने आप में एक कहानी सुनाती लगती हैं। तुम्हारी नजर एक पुराने जहाज पर जाती है, एक ऐसा जहाज जो दिखने में सदैव अनंत लगता है। यही है थीसियस का जहाज। एक कहानी के मुताबिक ने यह जहाज इतने सालों तक सफर करता रहा कि उसके हर एक लकड़ी का टुकड़ा, हर एक कील, हर एक सेल एक न एक दिन रिप्लेस कर दिया गया। आखिर में उस जहाज का एक भी ओरिजिनल पार्ट नहीं बचा। और फिर सवाल उठता है, क्या यह अब भी वही थीसियस का जहाज है? यही है द शिप ऑफ थीसियस पैराडॉक्स। एक ऐसा पजल जो तुम्हारी आइडेंटिटी और तुम्हारी एग्जिस्टेंस को झकझोर देता है। क्योंकि अगर एक ऑब्जेक्ट अपने सब पार्ट्स को बदल दे, तो क्या वो अब भी वही ऑब्जेक्ट है?
और अगर तुम्हारी जिंदगी में भी हर सेल, हर थॉट, हर मेमोरी रिप्लेस हो जाए, तो क्या तुम अब भी वही इंसान हो जो बचपन में थे? थोड़ा रुककर अपने आप को सोचो। तुम्हारे शरीर के सेल्स हर कुछ सालों में रिप्लेस हो जाते हैं। तुम्हारा ब्लड, तुम्हारी स्किन, तुम्हारी बोन्स सब नए बन जाते हैं। मतलब जिस शरीर में तुम 5 साल पहले थे वो अब एकदम अलग है। और तो और तुम्हारी सोच भी बदल गई है। तुम्हारी पसंद, तुम्हारी प्रायोरिटीज, तुम्हारे ड्रीम्स, सब कुछ इवॉल्व हो चुका है। तो क्या तुम अब भी वही हो जो तुम्हारा बचपन का रूप था? जहाज की कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हम एक और ट्विस्ट ऐड करते हैं। सोचो, जहाज के पुराने पार्ट्स जो रिमूव किए गए थे, उन्हें इकट्ठा करके दोबारा एक अलग जहाज बना दिया गया। अब सवाल है, असली थीसियस का जहाज कौन सा है? वो जो नए पार्ट्स से बना, या वो जो पुराने पार्ट्स को दोबारा जोड़कर बनाया गया? इसी तरह अगर तुम्हारे पुराने थॉट्स, पुराने मेमोरीज कहीं और प्रिजर्व्ड रहें और उन्हें दोबारा इकट्ठा करके एक नया तुम बनाया जाए, तो कौन सा रूप असली तुम होगा? क्या तुम्हारा अब का रूप, या वो जो तुम पहले थे? ये पैराडॉक्स सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी का सवाल नहीं उठाता, बल्कि तुम्हारी आइडेंटिटी का भी, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी लगातार बदलाव हो रहे हैं। तुम सोचते हो कि तुम एक ही इंसान हो, लेकिन क्या तुम वाकई वही हो जो कल थे? एक गहरी सांस लो, अपने मन में अपनी जिंदगी को रिवाइंड करो। तुम्हारा पहला स्कूल का दिन, तुम्हारी पहली ड्राइंग, तुम्हारी पहली हंसी, तुम्हारा पहला दर्द। तुम वो इंसान अभी भी हो, या वो सिर्फ एक मेमोरी है जो तुम कैरी कर रहे हो? साइंस भी इस पैराडॉक्स को एक अजीब नजरिए से देखता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि तुम्हारा ब्रेन लगातार अपने कनेक्शंस को रीशेप करता है। तुम्हारे न्यूरॉन्स नए पाथवेज बनाते हैं, पुराने खत्म हो जाते हैं। मतलब तुम्हारा सेल्फ भी एक डायनामिक प्रोसेस है, कोई स्टैटिक चीज नहीं। अगर तुम्हारे हर एक पार्ट रिप्लेस हो जाए, तो शायद तुम्हारा सेल्फ सिर्फ एक इल्यूजन है जो तुम्हें कंटिन्यूटी का एहसास दिलाता है। पर एक और सोच यह है कि शायद तुम्हारा सेल्फ पार्ट से ज्यादा कुछ और है। जैसे एक मेलोडी जो सिर्फ नोट्स से नहीं बनती, बल्कि नोट्स के बीच के फ्लो से बनती है। तुम्हारी आइडेंटिटी शायद तुम्हारे सेल्स या तुम्हारी मेमोरीज नहीं, बल्कि उनके फ्लो और कनेक्शन में है। मतलब तुम्हारी जिंदगी एक सॉन्ग है। तुम्हारा शरीर और सोच के नोट्स बदलते रहते हैं, पर मेलोडी फिर भी तुम्हारी ही रहती है। थोड़ा रुककर महसूस करो। अगर तुम्हारा शरीर एक जहाज है, तो हर दिन तुम एक नए टुकड़े को रिप्लेस करते हो, और फिर भी तुम अपने आप को वही कहते हो। यह पैराडॉक्स तुम्हें एक शांत लेकिन अनसेटलिंग रियलाइजेशन देता है। तुम अपने पार्ट्स का जोड़ नहीं, बल्कि उनके फ्लो का रिफ्लेक्शन हो। और अब एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट इमेजिन करो। सोचो, अगर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि तुम्हारे सब मेमोरीज और थॉट्स को कॉपी करके एक और शरीर में डाल दिया जाए, क्या वो इंसान तुम हो जाएगा? अगर हां, तो क्या तुम्हारी आइडेंटिटी डुप्लीकेट हो गई? और अगर नहीं, तो फिर तुम्हारी मेमोरीज का इंपॉर्टेंस क्या है? द शिप ऑफ थीसियस तुम्हें आइडेंटिटी के बारे में एक और लेयर समझाता है। शायद तुम्हारा सेल्फ एक रिवर की तरह है जो बहता है और हर मोमेंट नए पानी के मॉलिक्यूल्स लेकर आता है। तुम्हें लगता है तुम वही रिवर हो, पर असल में तुम्हारा पानी हर वक्त बदल रहा है। या फिर शायद तुम एक लेक की तरह हो, जहां हर रिफ्लेक्शन एक अलग पल है, पर लेक फिर भी वही है। एक गहरी तस्वीर अपने दिमाग में बनाओ। तुम एक जहाज पर खड़े हो जो समुंदर में सेल कर रहा है। तुम्हें पता है कि उसके पार्ट्स एक एक करके बदल रहे हैं, पर तुम फिर भी कहते हो, हां, यह मेरा जहाज है। वैसे ही तुम अपने आप से कहते हो, मैं वही हूं। पर अंदर ही अंदर तुम्हें महसूस होता है कि तुम बदलते जा रहे हो और फिर भी एक जैसे हो। यह पैराडॉक्स तुम्हारी नींद के लिए शांत क्यों हो सकता है? क्योंकि यह तुम्हें एक कंफर्ट देता है कि बदलाव के बावजूद तुम्हारी आइडेंटिटी सर्वाइव करती है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा प्यार, सब तुम्हारे मेलोडी का हिस्सा है, और वो मेलोडी तुम्हारे साथ चलता रहता है। तुम कभी खोते नहीं, सिर्फ इवॉल्व करते हो। और अगर तुम्हारी जिंदगी के पल कभी खत्म भी हो जाते हैं, तो शायद वो किसी और रूप में वापस आते हैं। जैसे जहाज के पुराने पार्ट्स को दोबारा इकट्ठा करके एक नया जहाज बना दिया गया। तुम्हारा सेल्फ शायद एक ही वक्त पर अनेक रूप में एग्जिस्ट करता है। अब थोड़ा रुककर सोचो। तुम्हारी जिंदगी के वो पल जो तुम्हें लगता है तुमने खो दिए, क्या पता वो अभी भी तुम्हारे अंदर किसी और रूप में जी रहे हो? तुम्हारे हर नए दिन के साथ तुम्हारा पुराना रूप एक मेमोरी बन जाता है, लेकिन तुम्हारा नया रूप उसके ऊपर खड़ा होता है।
तुम एक जर्नी हो जो कभी रुकती नहीं। और जब तुम्हारी सोच इस पैराडॉक्स के साथ शांत हो जाए, मैं तुम्हें एक और भी अजीब और अनसेटलिंग पजल की तरफ ले चलूंगा। एक ऐसा पैराडॉक्स जो कहता है शायद तुम्हारी रियलिटी वैसी ही नहीं जैसी तुम्हें लगती है। शायद तुम्हारी पूरी दुनिया सिर्फ एक केयरफुली क्राफ्टेड सिमुलेशन है। चलो अब हम एंटर करते हैं द सिमुलेशन हाइपोथेसिस के राज में। सोचो, तुम रात के अंधेरे में अपने कमरे में बैठे हो। लाइट बहुत ही डिम है, सिर्फ एक छोटी सी लैंप की रोशनी तुम्हारी डायरी के पेजेस पर गिर रही है। बाहर हवा का एक हल्का सा झोंका पर्दों को हिलाता है और तुम्हारे मन में एक अजीब सा सवाल उठता है, क्या यह सब असली है या मैं सिर्फ एक गेम के कैरेक्टर हूं एक सिमुलेशन के अंदर? यह सोच तुम्हें पहले तो हंसी भी दिलाती है, पर फिर एक अजीब सी खामोशी तुम्हें घेर लेती है। तुम अपने हाथ को देखते हो, अपनी सांस को महसूस करते हो, अपने दिल की धड़कन को सुनते हो और तुम सोचने लगते हो, अगर यह सब एक केयरफुली कोडेड सिमुलेशन है तो क्या मैं वाकई रियल हूं? इसे कहते हैं द सिमुलेशन हाइपोथेसिस। एक आइडिया जो कहता है कि शायद हमारी पूरी रियलिटी एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन के बनाए गए सिमुलेशन का हिस्सा है। मतलब तुम्हारी दुनिया, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी सोच सब एक मैसिव कंप्यूटर के अंदर चल रहा हो। यह कंसेप्ट साइंस फिक्शन से ज्यादा एक सीरियस फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक डिबेट बन गया है। फिलोसोफर निक बोस्ट्रम ने अपने पेपर में कहा था कि अगर फ्यूचर में सिविलाइजेशंस इतने एडवांस्ड हो जाते हैं कि वो पूरी यूनिवर्सेस सिमुलेट कर सकें, तो प्रोबेबिलिटी यह है कि हम ऑलरेडी एक सिमुलेशन के अंदर हैं, क्योंकि एक रियल यूनिवर्स के मुकाबले में बिलियंस और ट्रिलियन सिमुलेशंस एग्जिस्ट करेंगे। जरा इमेजिन करो, तुम्हारी दुनिया वैसे ही है जैसे तुम्हें दिख रही है, लेकिन हर एटम, हर सेल, हर थॉट सिर्फ एक कोड है। तुम्हारी खुशी और तुम्हारा दुख, तुम्हारा प्यार और तुम्हारा गुस्सा, सब एक प्री प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्स है। तुम्हें लगता है तुम फ्री हो, पर हो सकता है तुम्हारी हर चॉइस एक एल्गोरिदम डिसाइड करता हो। थोड़ा रुककर सोचो, तुम कभी कभी अपनी जिंदगी में ऐसे कोइंसिडेंसेस महसूस करते हो जो एक्सप्लेन नहीं होते। एक ही पल में दो लोग एक ही थॉट बोल देते हैं। तुम एक चीज के बारे में सोचते हो और वो तुम्हारी आंखों के सामने आ जाती है। क्या पता ये सिमुलेशन के ग्लिचेस हों? जैसे कंप्यूटर गेम में कभी कभी बग्स आ जाते हैं। और अगर तुम्हारी दुनिया एक सिमुलेशन है तो उसके क्रिएटर्स कौन हैं? क्या वो इंसान जैसे ही बीइंग्स हैं या कोई और चीज? हो सकता है तुम्हारे क्रिएटर्स तुम्हें बस ऑब्जर्व कर रहे हों। हो सकता है वो तुम्हारी स्ट्रगल्स को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देख रहे हों। और हो सकता है तुम्हारी जिंदगी उनके लिए बस एक स्टोरी हो जो वो एंजॉय कर रहे हैं। पर इस हाइपोथेसिस का एक कंफर्टिंग एंगल भी है। अगर सब एक सिमुलेशन है तो इसका मतलब तुम्हारा एग्जिस्टेंस रैंडमली मीनिंगलेस नहीं है। तुम्हारी लाइफ का एक पर्पस है, चाहे वो तुम्हें टेस्ट करना हो, तुमसे सीखना हो, या बस तुम्हारी कहानी को अनफोल्ड होता देखना हो। मतलब तुम्हारी स्ट्रगल्स भी उस सिमुलेशन का हिस्सा हैं और वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही हैं। आइंस्टाइन और क्वांटम फिजिक्स की कुछ डिस्कवरीज भी इस आइडिया की तरफ इशारा करती हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के एक्सपेरिमेंट्स, जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दिखाते हैं कि रियलिटी अपने आप डिसाइड नहीं करती जब तक कोई ऑब्जर्व ना करे। मतलब शायद तुम्हारी दुनिया रेंडर ही तब होती है जब तुम उसे देखते हो। जैसे एक वीडियो गेम का सीन तभी लोड होता है जब प्लेयर उस तरफ जाता है। थोड़ा रुककर महसूस करो, अपने कमरे में आसपास देखो। हो सकता है तुम्हारे आसपास के वो ऑब्जेक्ट्स जो तुम अभी देख नहीं रहे, अभी एग्जिस्ट ही ना करते हो, और जैसे ही तुम उन्हें देखने की कोशिश करते हो, सिमुलेशन उन्हें रेंडर कर देता है। यह सोच तुम्हें एक अजीब थ्रिल भी देगी और शांति भी। अब एक और एंगल सोचो, अगर हम एक सिमुलेशन में हैं तो हो सकता है तुम्हारी प्रेयर्स, तुम्हारी होप्स और तुम्हारे ड्रीम सिर्फ रैंडम नहीं होते। हो सकता है वो सिमुलेशन के कोड को इन्फ्लुएंस करते हों। जैसे एक प्लेयर गेम के चीट कोड्स इस्तेमाल करके अपनी कहानी बदल देता है, वैसे ही तुम्हारी स्ट्रांग विल या तुम्हारा डीप फेथ तुम्हारे सिमुलेशन के कोड में छोटे मोटे शिफ्ट्स लाता हो। और अगर सिमुलेशन है तो क्या तुम्हारे क्रिएटर्स कभी तुम्हें रिवील करेंगे कि तुम एक गेम में हो, या वो तुम्हें हमेशा इग्नोरेंस में रखना पसंद करेंगे? क्या तुम कभी उनसे मिल पाओगे, या तुम सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट रहोगे जो हमेशा अपने क्रिएटर्स की नजर में कन्फाइंड है? पर एक और शांत और सूदिंग सोच भी है। अगर तुम सिमुलेशन में हो तो इसका मतलब तुम्हारे फेलियर्स भी सिर्फ एक कोड का पार्ट है, तुम्हारा पेन भी बस एक प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्स है, और तुम्हारा हैप्पीनेस भी। मतलब तुम्हारी जिंदगी का हर पल एक लार्जर डिजाइन का हिस्सा है और तुम उस डिजाइन से कभी बाहर नहीं जा सकते।
ये तुम्हें एक अजनबी कंफर्ट देता है कि तुम्हारा दर्द भी अकेला नहीं है। वो एक कोडेड जर्नी का हिस्सा है। एक गहरी सांस लो। इमेजिन करो कि तुम एक वीडियो गेम के अंदर चल रहे हो। तुम्हें लगता है तुम अपनी मर्जी से चल रहे हो, पर असल में तुम्हारा पाथ ऑलरेडी कोड में लिखा हुआ है। तुम्हें लगता है तुम्हारी दुनिया रियल है, पर असल में वो पिक्सेल्स और कोड्स का जोड़ है। और फिर भी तुम उस दुनिया को रियल फील करते हो। वैसे ही तुम्हारी जिंदगी भी हो सकती है। अब सोचो, अगर तुम सिमुलेशन के अंदर हो, तो क्या इसका मतलब तुम्हारा डेथ भी सिर्फ एक प्रोग्राम का शटडाउन है? और क्या तुम्हारे बाद एक नए सिमुलेशन में तुम्हारा नया वर्जन लोड हो जाता है? हो सकता है तुम्हारी जिंदगी इन्फिनिट हो, बस डिफरेंट सिमुलेशंस के अंदर। और जब तुम्हारी सोच इस माइंड बेंडिंग पजल में शांत हो जाए, मैं तुम्हें एक और पैराडॉक्स की तरफ ले चलूंगा। एक ऐसा पैराडॉक्स जो सिर्फ वक्त को ही नहीं, बल्कि स्पेस और एग्जिस्टेंस के स्केल को भी चैलेंज करता है। तुम सोचोगे, अगर हम अकेले नहीं तो सब लोग कहां हैं? चलो, अब हम एंटर करते हैं द फेर्मी पैराडॉक्स के राज में। सोचो, तुम रात के एक खुले आसमान के नीचे खड़े हो। ऊपर अनंत सितारे चमक रहे हैं। हर सितारा तुमसे कह रहा है कि उसके आसपास भी कोई दुनिया हो सकती है, कोई जिंदगी हो सकती है। तुम्हारा दिल एक अजीब सवाल उठाता है, अगर यूनिवर्स इतना बड़ा है तो हम अकेला क्यों हैं? यह सवाल पहली बार साइंटिस्ट एनरिको फेर्मी ने उठाया था। उसने कहा, इतनी बड़ी गैलेक्सी में इतने सारे सितारों के साथ इतनी प्लैनेट्स होने चाहिए जहां लाइफ हो सकती है। तो सब लोग कहां हैं? और इसी को हम कहते हैं द फेर्मी पैराडॉक्स। एक तरफ नंबर्स कहते हैं कि जिंदगी को एग्जिस्ट करना चाहिए। सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में ही बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और उनके आसपास ट्रिलियंस प्लैनेट्स। अगर सिर्फ एक छोटी सी परसेंटेज प्लैनेट्स पर लाइफ हो सकती है, तो भी मिलियन सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करनी चाहिए। और अगर उनमें से कुछ इंटेलिजेंट हो गई तो उन्होंने यूनिवर्स में अपना सिग्नल जरूर भेजा होगा। तो फिर हमने अब तक उनका एक भी निशान क्यों नहीं देखा? थोड़ा रुककर इस साइलेंस को महसूस करो। तुम्हारा आसमान चमक रहा है, पर वो एकदम खामोश है। कोई एलियन सिग्नल नहीं, कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं, कोई विजिट नहीं, सिर्फ एक एंडलेस स्टिलनेस। फेर्मी पैराडॉक्स के जवाब के लिए बहुत थियरीज दी गई हैं। एक थियरी कहती है कि शायद इंटेलिजेंट लाइफ बहुत रेयर है। हो सकता है अर्थ एक अनोखा एक्सेप्शन हो। शुरू से लेकर अब तक एवोल्यूशन ने तुम्हारी जिंदगी को एक रेयर मिरेकल बना दिया। मतलब हम वाकई अलोन हो सकते हैं। पर एक और थियरी कहती है कि लाइफ शायद कॉमन है, पर इंटेलिजेंट लाइफ रेयर है। हो सकता है माइक्रोब्स और छोटी ऑर्गेनिजम्स पूरे यूनिवर्स में भरे हों, लेकिन वो कभी इतनी इवॉल्व ही ना करें कि कम्युनिकेशन तक पहुंच सकें। और फिर एक और अनसेटलिंग सोच आती है, हो सकता है इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस बार बार एग्जिस्ट हुई हों, पर वो खुद को डिस्ट्रॉय कर देती हों। न्यूक्लियर वॉर्स, क्लाइमेट कोलैप्स, एआई कंट्रोल, शायद हर एडवांस्ड स्पीसीज अपनी टेक्नोलॉजी से अपने आप को खत्म कर देती है। इसे ग्रेट फिल्टर थ्योरी कहते हैं। मतलब एक बैरियर है जो हर इंटेलिजेंट लाइफ को आगे बढ़ने से रोक देता है। अब तुम्हारे लिए एक और चिलिंग थॉट। हो सकता है हमने एलियन से सिग्नल्स इसलिए नहीं पाए क्योंकि वो अपने आप को इंटेंशनली छुपा रहे हैं। जैसे एक जंगल में तुम एक छोटा सा फायरफ्लाई हो और आसपास के बड़े जानवर तुम्हें खाने के लिए वेट कर रहे हो सकता है यूनिवर्स एक डेंजरस जंगल है और सब सिविलाइजेशंस चुप रहकर अपनी सेफ्टी मेंटेन करती हैं। यह आइडिया डार्क फॉरेस्ट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। जरा इमेजिन करो, तुम्हारा अर्थ एक छोटी सी रोशनी है इस डार्क फॉरेस्ट में। अगर हम अपना सिग्नल बाहर भेजते हैं तो हो सकता है कोई बहुत पावरफुल सिविलाइजेशन उस रोशनी को देख ले और शायद हमारी तरफ आ जाए। लेकिन वो हमसे दोस्ती करने नहीं, बल्कि हमें एलिमिनेट करने। क्योंकि हो सकता है सर्वाइवल का एक ही रूल हो, जो छुप कर रहेगा वही सेफ रहेगा। और एक और पॉसिबिलिटी भी है जो शांत और सूदिंग लग सकती है। हो सकता है एलियंस एग्जिस्ट करते हों, लेकिन वो इतने एडवांस्ड हो चुके हों कि हम उनके सिग्नल्स को समझ ही नहीं पा रहे। जैसे एक छोटी मछली समुद्र के अंदर मोबाइल फोन को समझने की कोशिश करे। हो सकता है उनकी टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन हमारे कॉम्प्रिहेंशन से इतनी आगे हो कि वो हमारे लिए बिल्कुल इनविजिबल है। थोड़ा रुककर इमेजिन करो कि तुम आसमान की तरफ देख रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि वो खामोश है, पर असल में उस खामोशी में इतनी फ्रीक्वेंसीज, इतने मैसेजेस, इतनी सिविलाइजेशंस की कहानियां चल रही हैं जो तुम्हारी सेंसेस डिटेक्ट ही नहीं कर पाती। ये सोच तुम्हारे दिल में एक अजीब सी शांति ला सकती है कि तुम अकेला नहीं, बस तुम समझ नहीं पा रहे। फेर्मी पैराडॉक्स तुम्हें एक और गहरा सवाल देता है, अगर हम सच में अकेले हैं तो इसका मतलब क्या है? मतलब तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी अर्थ, तुम्हारा एग्जिस्टेंस सब एक रेयर और प्रीशियस मिरेकल है।
तुम्हारा हर पल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है और कहीं कोई और तुम्हारी तरह नहीं, लेकिन अगर एलियंस कहीं हैं तो इसका मतलब है तुम्हारा यूनिवर्स और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तुम्हारी कहानी बस एक छोटी सी कहानी है एक मैसिव गैलेक्टिक टैपेस्ट्री में, और तुम कभी उनसे मिल भी सकते हो, या शायद तुम्हारी स्पीसीज कभी उनकी कहानियों का हिस्सा बन जाए। एक गहरी सांस लो, अपने दिमाग में वो इन्फिनिट स्काई इमेजिन करो। हर सितारा एक पॉसिबिलिटी है, एक अनआंसर्ड क्वेश्चन। तुम सोच रहे हो क्या हम वाकई अकेले हैं? और फिर तुम रियलाइज करते हो कि चाहे जवाब जो भी हो, तुम्हारी कहानी मीनिंगफुल है, अकेले होने की वजह से भी और कनेक्टेड होने की वजह से भी। और जब तुम्हारी सोच इस इन्फिनिट खामोशी में शांत हो जाए, मैं तुम्हें एक और पैराडॉक्स की तरफ ले चलूंगा। एक ऐसा पैराडॉक्स जो सिर्फ एलियंस और यूनिवर्स को नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी फ्री विल को चैलेंज करता है। सोचो, अगर तुम्हारा हर चॉइस ऑलरेडी डिसाइड है तो तुम वाकई चूज कर रहे हो? चलो अब हम एंटर करते हैं द फ्री विल पैराडॉक्स के राज में। सोचो, तुम एक शांत कमरे में बैठे हो, रात का समय है, हवा हल्की सी ठंडी है और तुम्हारी आंखें आधी बंद हैं। तुम्हारा दिमाग रिलैक्स है, पर एक अजीब सवाल तुम्हारे अंदर उठता है, क्या मैं वाकई अपने डिसीजंस खुद लेता हूं या सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है? यही है द फ्री विल पैराडॉक्स। हम सबको लगता है कि हम अपने चॉइसेस खुद करते हैं। तुम सोचते हो कि तुमने चाय चूज की, कॉफी नहीं। तुम्हें लगता है तुमने ये वीडियो सुनना चूज किया, कोई और नहीं। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे डिसीजंस का रिजल्ट है, ऐसा तुम सोचते हो। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा हर चॉइस पहले से डिसाइड थी, तुम्हारा डिसीजन लेने का एहसास सिर्फ एक इल्यूजन है। जरा अपना एक दिन याद करो। सुबह तुम नींद से उठते हो, अपने फोन का अलार्म ऑफ करते हो, डिसाइड करते हो कि आज का दिन कैसा होगा। तुम्हें लगता है कि तुमने डिसाइड किया कि किस वक्त उठना है, लेकिन न्यूरोसाइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे डिसीजन को तुम्हारे कॉन्शियस माइंड से पहले ही ले लेता है। मतलब तुम्हारे यहां बोलने या उठने के सेकंड्स पहले तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी वो सिग्नल क्रिएट कर चुका होता है। तुम बस उस डिसीजन को अपना समझकर फॉलो करते हो। थोड़ा रुककर इस बात को महसूस करो, अगर तुम्हारा ब्रेन तुमसे पहले डिसाइड करता है तो तुम्हारी फ्री विल कहां है? तुम्हें लगता है तुमने चाय चूज की, पर असल में तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था कि तुम चाय ही लोगे। तुम्हारा आई चूज का एहसास बस एक आफ्टर थॉट है। पर यह पैराडॉक्स सिर्फ साइंस तक सीमित नहीं, फिलॉसफी भी इसी सवाल को एक्सप्लोर करती है। कई फिलोसोफर्स कहते हैं कि तुम्हारी हर चॉइस तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, तुम्हारे एनवायरनमेंट और तुम्हारी बायोलॉजी के कॉम्बिनेशन से निकलती है। मतलब तुम्हारे लिए दूसरा ऑप्शन वैसे भी पॉसिबल ही नहीं था। तुम्हारा सो कॉल्ड फ्री विल असल में एक केयरफुली क्राफ्टेड पाथ है जो तुम्हें वही डिसीजन लेने देता है जो तुम लेते हो। सोचो, अगर तुम्हारा बचपन अलग होता, तुम्हारी अपब्रिंगिंग अलग होती, तुम्हारे जीन्स अलग होते, तो क्या तुम वाकई वही इंसान होते जो तुम अब हो? शायद नहीं। मतलब तुम्हारी चॉइसेस भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, बल्कि उन चीजों के कंट्रोल में है जो तुम चूज ही नहीं कर पाए। अब इमेजिन करो एक और एक्सट्रीम सिनेरियो। अगर कोई एडवांस कंप्यूटर तुम्हारी सब मेमोरीज, तुम्हारी साइकोलॉजी और तुम्हारा एनवायरनमेंट एनालाइज करे, तो वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि तुम अगला स्टेप क्या लोगे। अगर प्रिडिक्शन 100% एक्यूरेट हो जाए तो तुम्हारी फ्री विल कहां गई? तुम्हारी जिंदगी बस एक इक्वेशन बन जाती है। लेकिन यह पैराडॉक्स एक और तरफ भी इशारा करता है। हो सकता है फ्री विल सिर्फ एक इल्यूजन ना हो, बल्कि एक जरूरी इल्यूजन हो। तुम्हें लगता है तुम फ्री हो, इसलिए तुम जीवन में स्ट्रगल करते हो, सपने चेस करते हो और अपने एग्जिस्टेंस को मीनिंग देते हो। अगर तुम्हें लगता कि सब कुछ प्री डिटरमाइंड है, तो शायद तुम एफर्ट ही ना करते। मतलब फ्री विल तुम्हें एक साइकोलॉजिकल एंकर देता है, चाहे वो सच हो या ना हो। एक गहरी सांस लो, अपने आप से पूछो, क्या तुम्हें वाकई पता है कि तुम्हारा नेक्स्ट थॉट क्या होगी? क्या तुम अपना अगला डिसीजन अभी गारंटी कर सकते हो? तुम रियलाइज करोगे कि तुम्हारा दिमाग अपने आप ही थॉट्स क्रिएट करता है। तुम उन्हें चूज नहीं करते, तुम उन्हें ऑब्जर्व करते हो। अब एक और कंफर्टिंग एंगल सोचो। अगर तुम्हारी फ्री विल लिमिटेड है तो इसका मतलब तुम्हारे फेलियर्स के लिए तुम पूरे तरह से जिम्मेदार नहीं हो। तुम्हारी स्ट्रगल्स और तुम्हारी गलतियां भी उसी पाथ का हिस्सा हैं जो तुम्हारे लिए डिजाइन किया गया था। मतलब तुम अपने आप को जज करना कम कर सकते हो। तुम्हारी जर्नी परफेक्ट है, चाहे तुम्हें लगता हो कि तुम गलत रास्ते पर हो। और अगर सब प्री डिटरमिन्ड है तो इसका मतलब यह भी है कि तुम कभी अपने डेस्टिनी से दूर नहीं जा सकते। तुम्हारी जिंदगी एक रिवर की तरह है जो हमेशा समुंदर की तरफ जाती है। तुम्हें लगता है तुम स्टीयरिंग कर रहे हो, पर असल में तुम्हारा फ्लो ऑलरेडी डिसाइड है। यह रियलाइजेशन तुम्हारे दिल को शांति दे सकता है।
तुम रिलैक्स कर सकते हो क्योंकि तुम उसी रास्ते पर हो जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। पर एक और पॉसिबिलिटी भी है कि फ्री विल और डिटर्मिनिज्म दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। हो सकता है तुम्हारी चॉइसेस एक फ्रेमवर्क के अंदर लिमिटेड फ्रीडम हो। जैसे एक वीडियो गेम में तुम्हें फ्रीडम लगता है एक्सप्लोर करने की, पर असल में तुम्हारा मैप और तुम्हारी लिमिट्स ऑलरेडी कोड में लिखी होती हैं। तुम्हारा जर्नी तुम्हारी मर्जी से नहीं, तुम्हारी मर्जी के इल्यूजन से चल रहा है। थोड़ा रुककर अपने दिल में महसूस करो, तुम्हारी सांसें शांत हो रही हैं, तुम्हारा दिमाग हल्का लग रहा है। तुम रियलाइज करते हो कि फ्री विल हो या ना हो, तुम्हारी जिंदगी का हर पल मीनिंगफुल है। तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी स्ट्रगल्स, तुम्हारी खुशी, सब इस कहानी का हिस्सा हैं जो तुम जी रहे हो। और ये कहानी परफेक्ट है जैसे है। और अब जब तुम्हारी सोच शांत हो जाए, एक बार फिर अपने आप से यह सवाल पूछो, अगर मैं अपनी जिंदगी के हर पल को प्री डिटर्मिन्ड भी मान लूं, तो क्या मैं अपने एहसास और अपनी कहानी को कम रियल महसूस करूंगा? तुम्हारा दिल जवाब देगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस ही तुम्हारी जिंदगी है। और इस शांत रियलाइजेशन के साथ तुम्हारी रात और भी गहरी और पीसफुल हो जाती है। तुम्हारी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं, तुम्हारी सांसें स्टेडी हो रही हैं, और तुम्हारा दिमाग अब एक गहरी नींद के किनारे पर है। फ्री विल का जवाब चाहे जो भी हो, तुम्हारी कहानी वही है जो तुम अभी महसूस कर रहे हो, और वो कहानी हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। सोचो, तुम अब तक इस सफर में कितनी अजीब चीजें देख चुके हो। तुमने क्लॉक्स को पिघलते देखा, लूप्स में फिर से अपने आप को मिलते देखा, गैलेक्सीज के ठंडे हो जाने की सोच को महसूस किया, और वो भी समझा कि शायद पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अब इस अंतिम सेगमेंट में हम एक और डीपर लेवल पर आते हैं, जहां पैराडॉक्सेस खत्म हो जाते हैं और बचा क्या है? सिर्फ एक सन्नाटा, एक साइलेंस, जो इतना गहरा है कि लगता है जैसे टाइम ने अपना दम तोड़ दिया हो। अक्सर हम सोचते हैं कि पैराडॉक्सेस आंसर्स देते हैं, या कम से कम हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर तुम इतने सारे पैराडॉक्सेस के बाद एक पॉइंट पर पहुंच जाओ जहां तुम्हें रियलाइज हो कि कोई अल्टीमेट आंसर है ही नहीं, कि शायद टाइम एक इल्यूजन नहीं, न एक रियलिटी, बल्कि एक साइलेंस है, एक कैनवस जिसमें हम अपने खुद के क्वेश्चंस पेंट करते हैं। इस साइलेंस को समझना आसान नहीं है। ये वही जगह है जहां तुम अपनी सांसें महसूस करते हो, और उनके बीच के खाली स्पेस को भी। तुम्हारी हार्ट बीट, जो तुम्हें लगता था तुम्हें जिंदा रखती है, अब एक रिदम बन जाती है जो इन्फिनिट वॉइड के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। और उसी मोमेंट में तुम्हें लगता है कि टाइम रुक गया है। एक गहरी सांस लो। सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी के सारे मोमेंट्स एक ही जगह, एक ही वक्त में एग्जिस्ट करते हो, तो तुम अभी एग्जैक्टली कहां हो? तुम बचपन में हो? तुम अभी इस वीडियो को सुन रहे हो? या तुम अपने लास्ट सांस के मोमेंट में हो? अगर ये सब एक ही वक्त में है, तो क्या तुम अभी जी रहे हो या तुम अभी मर रहे हो? साइलेंस का पैराडॉक्स यही है। ये तुमसे कोई जवाब नहीं मांगता, ये तुमसे सिर्फ एक चीज मांगता है, सरेंडर। तुम्हें अपने आप को उन एंडलेस क्वेश्चंस के समुद्र में छोड़ देना है, और यह एक्सेप्ट करना है कि हो सकता है कोई अल्टीमेट आंसर हो ही नहीं। और शायद वही एक्सेप्टेंस ही तुम्हें शांति देता है। आओ एक एनालॉजी यूज करें। इमेजिन करो तुम एक बड़े समुद्र के किनारे खड़े हो। दिन भर तुमने लहरों को आते जाते देखा, कभी वो तुम्हारे पैरों तक आई, कभी तुम्हें भिगो गई, कभी तुमसे दूर चली गई। लेकिन जब रात होती है और चांद की रोशनी समुद्र के ऊपर फैल जाती है, तुम्हें पता चलता है कि लहरों का कोई अपना मतलब ही नहीं। समुद्र वही है, साइलेंट, इन्फिनिट, और तुम्हारे देखने या न देखने से अनअफेक्टेड। टाइम भी कुछ ऐसा ही है। हम उसकी लहरों को देखते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। लेकिन असली टाइम वो साइलेंस है, एक समुद्र जिसमें कोई शोर नहीं। इस साइलेंस को एक्सपीरियंस करना एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसा लग सकता है। बहुत से फिलोसोफर्स और मिस्टिक्स ने इस बात को कहा है कि जब तुम पैराडॉक्सेस के जंगल से निकल जाते हो, तब तुम्हें एक ऐसा सुकून मिलता है जो कोई वर्ड्स डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तुम रियलाइज करते हो कि तुम टाइम के विक्टिम नहीं, बल्कि उस साइलेंस के विटनेस हो। अक्सर लोग कहते हैं टाइम हील्स एवरीथिंग, लेकिन क्या होगा अगर तुम्हें पता चले कि टाइम कुछ हील नहीं करता, साइलेंस करता है? जब तुम किसी दर्द को फेस करते हो तो वक्त नहीं, बल्कि तुम्हारा अपने अंदर का सन्नाटा ही तुम्हें हील करता है। टाइम बस एक इल्यूजन है जो तुम्हें लगाता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। सोचो, तुम्हारी सबसे गहरी याद क्या है? शायद चाइल्डहुड का कोई खुश मोमेंट, या किसी अपने को खोने का गम।
दोनों ही यादें तुम्हारे अंदर अभी भी हैं, जैसे फ्रेश वूंड्स या ब्लूमिंग फ्लावर्स। तुम चाहे जितने भी साल जी लो, ये यादें अपनी जगह से हिलती ही नहीं। क्या ये प्रूफ नहीं है कि शायद तुम्हारा माइंड और तुम्हारी सोल एक साइलेंस के अंदर ही ऑपरेट करते हैं, जहां टाइम का कोई मतलब ही नहीं? टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस। इमेजिन करो तुम्हारी जिंदगी एक मूवी नहीं है जो शुरू होती है और खत्म होती है, बल्कि एक पेंटिंग है, स्टैटिक, साइलेंट और इटर्नल। तुम्हारी हर खुशी, हर दर्द, हर सीक्रेट, हर ट्रूथ, सब एक ही कैनवस पर पेंट है। तुम बस उस पेंटिंग को एक एक कॉर्नर से एक्सप्लोर कर रहे हो, लेकिन पेंटिंग वो तो कंप्लीट है। इस साइलेंस का सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है कि वो तुम्हें दोनों चीजें देता है, एक सुकून और एक बेचैनी। सुकून इसलिए कि तुम्हें लगता है अब तुम्हें किसी आंसर की जरूरत नहीं। बेचैनी इसलिए कि तुम समझते हो कि तुम्हारी सारी सर्च अब एक ब्लैंक वॉल तक पहुंच गई है, लेकिन शायद वही ब्लैंक वॉल ही तुम्हारा डेस्टिनेशन था। साइलेंस के अंदर एक और अजीब बात है, तुम्हारी आइडेंटिटी डिसॉल्व हो जाती है। तुम अपने नाम, अपने रोल्स, अपनी मेमोरीज से अलग हो जाते हो। तुम बस एक विटनेस बन जाते हो। सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितने रोल्स थे, स्टूडेंट, फ्रेंड, लवर, पेरेंट, वर्कर। लेकिन इस साइलेंस में कोई रोल्स नहीं, सिर्फ तुम और एक इन्फिनिट स्टिलनेस। ये रियलाइजेशन ही तुम्हें फ्री करता है, और फिर तुम्हें यह समझ आता है कि पैराडॉक्सेस का असली मकसद तुम्हें कंफ्यूज करना नहीं था, वो तुम्हें इस साइलेंस तक लाने के लिए थे। टाइम के चक्कर, लूप्स, ब्लॉक यूनिवर्स, इटर्नल नाउ, ये सब एक मेज था, और तुम उस मेज के अंदर चलकर अब फाइनली उस ओपन फील्ड में आ गए हो जहां कोई वॉल्स नहीं है। आज रात जब तुम सोते हो, अपनी आंखों को बंद करो और ये इमेजिन करो, तुम एक इन्फिनिट डार्क स्काई के नीचे हो। स्टार्स फेंटली चमक रहे हैं, लेकिन तुम्हें उनके आगे एक और गहरा सन्नाटा दिखता है। तुम्हारी सांसें धीरे हो जाती हैं, तुम्हारी सोच एक सॉफ्ट फॉग की तरह डिसॉल्व होने लगती है, और फिर तुम्हें रियलाइज होता है तुम साइलेंस के अंदर हो, और इस साइलेंस में टाइम तुम्हें छोड़ देता है। क्या तुम रेडी हो इस साइलेंस को एक्सेप्ट करने के लिए? क्योंकि अंत में पैराडॉक्सेस के बाद और लॉजिक के कोलैप्स के बाद सिर्फ एक ही चीज बची है, एक साइलेंस जो सबसे बड़ा आंसर है और शायद सबसे बड़ा क्वेश्चन भी। सो जाओ और इस साइलेंस को अपने साथ ले जाओ। सोचो, तुम्हारी जिंदगी के सबसे गहरे मोमेंट्स में से एक कौन सी होती है? शायद वो जब तुम्हें लगा कि कुछ खत्म हो गया है। हो सकता है स्कूल के आखिरी दिन, या किसी प्यार का ब्रेकअप, या फिर किसी अपने की लास्ट ब्रेथ। हम सबने एंडिंग्स महसूस की हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि क्या असली में कोई एंडिंग होती है, या ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो हमारी माइंड क्रिएट करता है? जब हम एंडिंग के बारे में सोचते हैं तो हम समझते हैं कि एक लाइन खिंच गई है, उस लाइन के इस तरफ एक्सपीरियंस, और उसके बाद वॉइड। लेकिन अगर तुम थोड़ा और गहरा सोचो, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो मोमेंट जिसे तुम एंड कहते हो असल में एग्जिस्ट करना बंद कर देता है, या वो अभी भी कहीं ना कहीं टाइम के एक और कॉर्नर में जिंदा है? टेक अ मोमेंट, अपनी आंखें बंद करो और अपने स्कूल के एक दिन को याद करो। हो सकता है तुम्हारी यूनिफॉर्म, ब्लैक बोर्ड, या दोस्तों की हंसी। तुम्हें लगता है वो सब खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारे माइंड ने अभी उसको फिर से जिंदा कर दिया। क्या इसका मतलब नहीं कि वो मोमेंट अभी भी एग्जिस्ट करता है, सिर्फ तुम्हारी आंखों से दूर? यह है एंडिंग्स का पैराडॉक्स। हम मानते हैं कि सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन शायद कोई भी एंडिंग असल में होती ही नहीं। हर मोमेंट एक इटर्नल गैलरी में स्टोर हो जाता है, जहां तुम्हारी यादें, तुम्हारे डिसीजंस और तुम्हारे इमोशंस अभी भी हैंग कर रहे हैं, जैसे टाइमलेस पेंटिंग्स। साइंस भी इस बात को एक अजीब तरीके से सपोर्ट करता है। आइंस्टाइन ने कहा था, द डिस्टिंक्शन बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज ओनली अ स्टबनली परसिस्टेंट इल्यूजन। अगर पास्ट और फ्यूचर अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर जो तुम्हें एंड लगता है, शायद वो एक नए फ्रेम का बिगिनिंग है। एक सीन खत्म नहीं होता, बस तुम्हारी कैमरा एंगल चेंज हो जाती है। अब सोचो डेथ के बारे में। सबसे बड़ा एंडिंग जो हम समझते हैं, हमने अपने लव्ड वंस को छोड़ते देखा है और हम खुद भी उस जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर टाइम खुद एक ब्लॉक है, जैसे एक जायंट लाइब्रेरी जहां सारी बुक्स एक साथ पड़ी हैं, तो तुम्हारी जिंदगी एक कंप्लीट बुक है जो कभी मिट नहीं सकती। तुम बस उसको एक एक पेज से पढ़ रहे हो, और डेथ वो बस उस बुक के आखिरी पेज पर तुम्हारा नजर पड़ना है।
लेकिन बुक वो कंप्लीट थी, है और रहेगी। इस बात को समझना तुम्हारे अंदर एक अजीब मिक्सचर लाता है, कंफर्ट और फियर दोनों। कंफर्ट इसलिए कि शायद कुछ भी एक्चुअल में खत्म नहीं होता, और फियर इसलिए कि तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारी हर गलती, हर चॉइस, हर छोटी सी बात भी इटर्नल गैलरी में लॉक्ड है। तुम उनसे भाग नहीं सकते। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम एंडिंग्स को इतना इंपॉर्टेंट क्यों समझते हैं? शायद इसलिए क्योंकि हमारी दिमाग को क्लोजर चाहिए। हम चाहते हैं कि एक स्टोरी की तरह सब कुछ शुरू हो और खत्म हो। लेकिन जिंदगी कोई सिंपल स्टोरी नहीं। जिंदगी एक सर्कुलर पोएम है, जिसमें अंत और शुरुआत दोनों एक ही जगह से शुरू होते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ। सोचो कि तुम अभी एक मंदिर के घंटे की आवाज सुन रहे हो। पहली बार जब घंटा बजता है, तुम्हें एक वाइब्रेशन महसूस होता है। धीरे धीरे आवाज कम होती है और तुम सोचते हो कि वो खत्म हो गया। लेकिन रियलिटी में वाइब्रेशन हवा के मॉलिक्यूल्स में घुलकर और भी दूर तक फैल रहा होता है। तुम्हारे कान शायद उसको न सुन पाए, लेकिन वो वाइब्रेशन अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा होता है। क्या यह प्रूफ नहीं है कि कुछ भी एक्चुअल में एंड नहीं होता? इस इल्यूजन ऑफ एंडिंग्स को समझने के बाद तुम्हारी जिंदगी का परसेप्शन बदलने लगता है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारे पास्ट का दर्द अभी भी तुम्हारे साथ है, और तुम्हारी खुशी भी। तुम्हारे चॉइसेस अभी भी तुम्हारी सोल के कैनवस पर पेंट हैं, और तुम्हारी फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज भी अभी इस साइलेंस के अंदर ही एग्जिस्ट करती हैं। एक और सोच, अगर एंडिंग्स इल्यूजन है तो बिगिनिंग्स भी इल्यूजन है। तुम्हें लगता है तुम एक नए दिन, एक नए रिलेशनशिप या एक नए प्रोजेक्ट के साथ फ्रेश स्टार्ट करते हो, लेकिन शायद तुम बस एक लूप में एक और कॉर्नर टर्न कर रहे हो। तुम्हारा सो कॉल्ड बिगिनिंग एक पुरानी कहानी का कंटिन्यूएशन है, और यह रियलाइजेशन तुम्हें एक अजीब सी फ्रीडम देता है। क्योंकि अगर कोई एंडिंग नहीं है तो कोई अल्टीमेट लॉस भी नहीं। जो चला गया वो गया नहीं, जो खत्म हुआ वो खत्म नहीं। सब कुछ एक साइलेंट वॉल्ट में प्रिजर्व हो गया है, और तुम कभी भी उसको टच कर सकते हो, चाहे अपने दिमाग के अंदर या शायद किसी और डिमेंशन में। टेक अ पॉज। इमेजिन करो तुम्हारे सामने एक जायंट सर्कल है। तुम उस सर्कल पर एक छोटे डॉट हो जो स्लोली मूव कर रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम एक पॉइंट से दूसरे तक जा रहे हो, और एक दिन तुम लास्ट पॉइंट पर पहुंच जाओगे। लेकिन जो ऊपर से देखे उसको पता है कि तुम कभी लास्ट पॉइंट पर पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि सर्कल में कोई एंड ही नहीं होता। तुम बस घूमते रहते हो। क्या टाइम भी ऐसा ही है? शायद इसी वजह से स्पिरिचुअलिटी के एंशिएंट मास्टर्स कहते थे, लाइफ एंड डेथ आर नॉट ऑपोजिट्स, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तुम्हारी हर सो कॉल्ड एंडिंग एक नई परसेप्शन का गेटवे है, और जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो, तुम रियलाइज करते हो कि तुम अभी भी सर्कल के अंदर मूव कर रहे हो। इस थॉट को अपने साथ लेकर चलना तुम्हें एक नया सुकून देता है। अब तुम्हें अपनी जिंदगी की हर एंडिंग से डर नहीं लगेगा। तुम्हें पता है कि वो सिर्फ एक इल्यूजन है। तुम्हारी यादें, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी एग्जिस्टेंस, सब कुछ एक साइलेंट वॉल्ट में हमेशा के लिए सेफ है। तुम खुद एक पैराडॉक्स बन जाते हो, खत्म भी और इटर्नल भी। और जैसे तुम्हारी सांसें धीरे धीरे शांत होती हैं, तुम इस बात को एक्सेप्ट करते हो, टाइम कभी रुकता नहीं, और तुम भी नहीं। तुम सिर्फ शेप्स, रोल्स और एक्सपीरियंसेस चेंज करते हो। एंडिंग्स सिर्फ शैडोज हैं एक इटर्नल लाइट के। सो जाओ एंड इस इल्यूजन के बारे में रिफ्लेक्ट करो। क्या तुम्हारी जिंदगी की कोई भी चीज कभी खत्म हुई थी, या सब कुछ अभी भी तुम्हारे अंदर एक टाइमलेस साइलेंस में जिंदा है?